हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है जो उसके आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 41 से आगे आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आगे दे रखा है 42वां क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, यानी लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो बरसात की बूंद है, रेन ड्रॉप्स है, वो एक नए सिक्के के समान है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंचो सेड दिस बिकॉज अ गुड रेन ब्रिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि लेंचो इसलिए कहता है क्योंकि एक अच्छी बारिश है, अच्छी बारिश उसको क्या लाकर दे सकती है, एक अच्छी फसल ला करके दे सकती है, गुड हार्वेस्ट ला करके दे सकती है। एंड गुड हार्वेस्ट ब्रिंग हिम गुड मनी, और गुड हार्वेस्ट एक अच्छी अगर फसल होगी तो उसके पास क्या आएंगे, अच्छे पैसे भी आएंगे। सो दैट ही कैन लिव हैप्पीली एंड प्रॉस्पेरिटी विद हिज फैमिली, इसलिए वो अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक और समृद्धिपूर्ण रह सके। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धिपूर्ण, ठीक है। हैप्पीली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक। ये दे रखा है, ठीक है। अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 43 नंबर कि हाउ डिड द रेन चेंज और व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। हाउ डिड द रेन चेंज यानी वर्षा किस प्रकार से परिवर्तित हो गई थी, और व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेत के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, जो बरसात की बूंदें थी वो बरसात की बूंदें किस में परिवर्तित हो गई, हेलस्टोन्स के अंदर। हेलस्टोन्स का मतलब होता है बर्फबारी के अंदर, बर्फबारी के अंदर, ओलावृष्टि के अंदर परिवर्तित हो गई थी। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओलावृष्टि, बर्फबारी होती है। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत है वो पूरा पूरा सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसा कि ये पूरा पूरा किससे ढका हुआ है, साल्ट से ढका हुआ है, नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ता है उस पेड़ के ऊपर नहीं बचा हुआ था। वहाँ के जो जितने भी पेड़ थे वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। एंड द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर थे कहाँ पर, जो प्लांट्स पर जैन पौधे थे, उनकी फसल के पौधे थे, वहाँ से जो फ्लावर थे, फूल थे, वो भी सारे के सारे क्या हो चुके थे, जा चुके थे, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब बारिश रुक गई थी, हेल स्टॉप यानी बारिश जब रुक गई थी, बर्फबारी रुक गई थी, तब लेंचो के मन के अंदर क्या भावनाएं उमड़ी थी वो बतानी है, ठीक है। तो देखो, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, सोल का मतलब क्या था, आत्मा, अंतरात्मा। लेंचो की आत्मा किससे भर गई थी, मन किससे भर गया था, सैडनेस या दुख से भर गया था, पीड़ा से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो स्टॉर्म है, वो तूफान है, जब वो गुजर गया था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो कहाँ पर खड़ा हो गया, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया था। मिडल का मतलब बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के। एंड सेड टू हिज सन, और उसने अपने पुत्र से कहा था, क्या कहा था, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी दल का समूह, यानी वो क्या कहता है कि एक टिड्डी दल का समूह भी क्या करता है, इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ता है। अगर मान लो कोई फसल के अंदर टिड्डी आकर बैठ जाए तो वो भी क्या करेगी, कुछ पत्तियाँ छोड़ देगी, लेकिन इस बर्फबारी ने किसी प्रकार की कोई पत्तियाँ नहीं छोड़ी हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होगी। कॉर्न का मतलब फसल। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही मर जाएंगे, ऐसा उसने अपने पुत्र से कहा था, ठीक है। उसके मन के अंदर इस प्रकार की भावनाएं आई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा कि ऑन व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वो लेंचो को किस प्रकार का विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है, लेंचो को विश्वास किस में था और वो क्या करता है, ठीक है। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को विश्वास किस में था, गॉड में था, भगवान में था। फेथ का मतलब विश्वास, फेथ के लिए होकर शब्द आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा और बिलीव आ जाएगा, ठीक है। उसको भगवान में विश्वास था। ही हैड फेथ दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको ये भी विश्वास था कि भगवान उसकी क्या करेंगे, मदद जरूर करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने किसको लेटर लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वो क्या मांगने लगा था भगवान से, 1000 पैसों की मांग, 100 पैसों की मांग करने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता करने के लिए उसने क्या किया था। अब देखो, यहाँ पर दे रखा है ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज,
अब लेंचो की सहायता करने के लिए उसने क्या किया, अपने जो साथी कर्मचारी थे उन साथी कर्मचारी से भी उसने क्या मांगे, पैसे मांगे थे। आस्क फॉर का मतलब मांगना, एम्प्लॉयज का मतलब होता कर्मचारी। उसने अपने साथी कर्मचारी से क्या मांगे, पैसे मांगे थे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ भाग भी उसने उस पार्ट के अंदर दिया था, उस चैरिटी के अंदर दिया था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग, और उसके कई सारे मित्र थे, उस मित्र को भी उसने अपने मित्रों को भी मनाया था कि भाई एक ऐसा बंदा है जिसको हमें क्या करनी है, मदद करनी है। और उसने भगवान को पत्र लिखा तो उसने अपने मित्रों से भी क्या मांगी, मदद मांगी उस लेंचो की सहायता करने, और वो भी इस बात के लिए वो कर्तव्यबद्ध हो गए थे। टू गिव समथिंग फ्रॉम एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो भी किसके लिए, एक चैरिटी का मतलब होता है दान, एक पुण्य का काम करने के लिए उन्होंने अपने सैलरी से और कुछ अपने कर्मचारियों के पैसे लेकर के और कुछ अपने मित्रों के पैसे लेकर के उसने वो कार्य किया था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, कठिन था। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव और पॉसिबल का मतलब क्या था, संभव। टू गेट टुगेदर द 100 पैसेज, हाँ उस पोस्ट मास्टर के लिए भी वो 100 पैसे इकट्ठे करना बहुत ज़्यादा क्या था, मुश्किल कार्य था। लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारी से खुद मिला करके पूरे 100 पैसे नहीं तो आधे से ज़्यादा तो उसने क्या कर लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह केवल उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे भेज सका था। आधे से ज़्यादा मतलब कितना हो गया, आधा होता है 50 और आधे से ज़्यादा मतलब कोई 60-70 पैसे उसको भेज दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो है अपने लिए वो पत्र पा करके वास्तव में कुछ आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा था और वापस उसको जवाब भी मिला था, तो क्या उसको आश्चर्य हुआ, एंड वाई नॉट, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो भी बताना है। ठीक है, नो, लेंचो को किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो डिड नॉट गेट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, लेंचो को अपने लिए पत्र पाकर किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं हुआ। विद मनी, पैसों के साथ, इन इट, उसके अंदर, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर क्या था, पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, उस पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोस फेथ, क्योंकि वो लेंचो का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजे थे। ही साइन द लेटर गॉड, उसने उस लेटर के ऊपर किसका साइन किया था, भगवान का साइन किया था, भगवान का उसने साइन किए थे। एंड सो दैट, इसलिए कि लेंचो सीम दैट द मनी वॉज सेंट टू हिम बाय गॉड, ताकि लेंचो को ये विश्वास हो जाए, ये प्रतीत हो जाए कि वो पैसे उसको किसने भेजे थे, भगवान ने ही भेजे थे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला दे रखा है, अगला दे रखा क्वेश्चन कि तीसरा चैप्टर है, पहले किताब का तीसरा चैप्टर है, टू फर्स्ट फ्लाइट, अब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में 2 कहानियां हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट का, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाई वॉज द सिगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो सिगल पक्षी था वो उड़ने से क्यों डरता था। ठीक हो, इधर देखो, यहाँ दे रखा है, बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वह उड़ने से डरता था, विद देम, उनके साथ। ही फेल्ट सर्टेन, वह निश्चित हो गया था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो क्या हो गया था, डर गया था। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द साइट ऑफ द फूड मेड एन हिम, भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया था, भोजन के दृश्य ने उसको विचलित कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सुझाव देता है, ये किस प्रकार की बात बताता है। ठीक है, देखो, द साइट ऑफ द फूड मेड एन हिम, भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया था, उसको विचलित कर दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट वॉल, क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। प्रीवियस का मतलब पिछले, नाइटफॉल का मतलब था रात्रि से, पिछले 24 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया था, पिछले रात्रि से उसने कुछ भी नहीं खाया था। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और जो उसकी माँ थी, माँ क्या करती थी, उसके सामने वाले पठार पर बैठकर क्या करती थी, वो मछली का टुकड़ा है वो चीर फाड़ कर रही थी। देट ले एट हर फीट एंड स्नैप ईच साइड ऑफ हिज हर बीक ऑन द रॉक, और उसकी माँ है सामने की चट्टान पर बैठ कर के उस मछली के टुकड़े को प्रत्येक साइड में से अपने पैरों के बीच रख के उसको चीर फाड़ कर रही थी, उसको नोच रही थी। तो ये जब दृश्य देख रहा था, हाउ ही आल्सो लव्ड
टू टीयर फूड देटे, और सीगल भी उसी प्रकार से खाना खाना बहुत ज़्यादा क्या करता था, पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने चोंच से उसको नोच करके, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बार बार उसको चीर फाड़ करके वो उसको खाना पसंद करता था। इसलिए जब उसने ये दृश्य देखा था तो सीगल क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया था। क्योंकि हम भी अगर पिछले 1-2 दिन से खाना नहीं खाते हैं और अपने सामने जब कोई खाना खाता हुआ दिखाई देता है, अपने मुंह के अंदर भी वो ऐसी जिज्ञासा आती है कि मैं भी ये खाऊं, अपने मन भी करता है कि मैं भी इसी प्रकार से खाता हूं, फिर वो रहा नहीं जाता हमसे भी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीले, उसके माता पिता थे उसको क्या कर रहे थे, धिक्कार रहे थे, उसको तीखी आवाज़ में बुला रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन टू हिम, क्यों है सीगल के माता पिता उसको धमकी दे रहे थे, थ्रेटन का मतलब धमकी देना, एंड काजोल हिम टू फ्लाई, और उसको उड़ने के लिए क्यों बार बार है बाधित करते थे। ठीक है, तो देखो, बिकॉज ही अफ्रेड टू मस्टर अप करेज एंड, क्योंकि जो सीगल था वो इस प्रकार का साहस नहीं जुटा पा रहा था। करेज का मतलब साहस, मस्टर अप का मतलब होता जुटाना, वो उड़ने के लिए क्या नहीं जुटा पा रहा था, साहस नहीं जुटा पा रहा था। एंड फॉर द लाइफ ऑफ हिम, और अपनी खुद के जीवन के लिए भी ही कुड नॉट मूव, वो अपने खुद का जीवन बचाने के लिए भी वहाँ से उड़ा नहीं था और ना वो साहस जुटा पा रहा था। इसलिए उसके माता पिता उसको क्या कर रहे थे, धिक्कार रहे थे, उसको डांट रहे थे, फटका रहे थे। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट का है, जो तीसरे का दूसरा पार्ट दे रखा है, उसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, यानी मैं रिस्क लूँगा, जोखिम लूँगा, और व्हाट इज़ द रिस्क, ये रिस्क क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और जो नरेटर लेकर के इसको रिस्क को क्यों उठाता है। देखो, रिस्क इज सच अ टाइप ऑफ हेजार्ड, रिस्क जो ये जोखिम एक प्रकार का क्या है, संकट है। हेजार्ड का मतलब संकट, जोखिम एक प्रकार का संकट है। एंड ही फ्लाइज द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, वह अपने उस एरोप्लेन को उस तूफान के अंदर उड़ाता है। इट इज़ ए रिस्क, अपने उस तूफान को, अपने उस एरोप्लेन को किस में उड़ा देता है, तूफान के अंदर उड़ाता है। तो ये क्या है, एक जोखिम है, रिस्क है। ही टेक्स इट, वो इस जोखिम को उठाता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट हॉलीडे विद हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने आने वाली छुट्टी को किसके साथ बिताना चाहता था, अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। एंड वांटेड टू टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था किसके साथ, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ करना चाहता था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टोर, जिस प्रकार से वो लेखक ने वहाँ पर एरोप्लेन चलाते वक्त जो अनुभव किया है, जो अनुभव महसूस किया, उस अनुभव को यहाँ पर क्या करना है, साझा करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। ठीक है, अब देखो, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था वह उछला और सीधा कहाँ पर चला गया था, उस हवा के अंदर चला गया था, उस तूफान के अंदर चला गया था। ही लुक्ड एट द कंपास, उसने किसकी तरफ देखा था, उसने अपने सामने उस कंपास की तरफ देखा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसको जैसे उसने कंपास को देखा था तो उसको अपनी आंखों पर क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था उसके सामने दिशा सूचक यंत्र था। कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र, जो दिशा सूचक यंत्र था वो बार बार क्या कर रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, ऐसे कर रहा था। इट वॉज डेड, क्यों, क्योंकि वो कंपास क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर आल्सो सडनली डेड, जो दूसरे उपकरण थे वो भी क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। ही हैड नो रेडियो, अब उसके पास ना रेडियो था, नो कंपास, किसी प्रकार का कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था। एंड ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, अब वो ये भी नहीं दे सकता था कि वो कहाँ पर था। जहाँ ये आई लिखा है वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना, ही का प्रयोग कर देना। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी, आई की जगह ही का प्रयोग, यानी जहाँ पर वो अब था वो अपने आप को देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, किस दिशा के अंदर हूँ, किधर जा रहा हूँ, ना मेरे पास रेडियो ना कोई कंपास सूचक है। ठीक है, और आई वॉज एंड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो उस तूफान के अंदर क्या हो चुका था, खो चुका था। ठीक है, अब अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, जो लेखक था उसने ये क्यों कहा था कि मैंने जो एरोप्लेन है उसको उतार दिया, और इससे उतारने के बाद वहाँ इस एरोप्लेन से दूर जाते हुए मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो रहा था।
ठीक है, ऐसा क्यों कहा था? देखो आगे आगे इसलिए ऐसा क्यों करा था, क्योंकि बिकॉज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स रेडियो एंड कंपास एंड अदर हैड डेड, क्योंकि उस एरोप्लेन के सारे उपकरण थे। कौन कौन से? एक तो रेडियो है, कंपास है, और दूसरे उपकरण थे सारे के सारे वो क्या हो चुके थे? खराब हो चुके थे पूरी तरीके से। एंड ही हार्डली सेव हिज लाइफ इन दिस एरोप्लेन, उसने इस एरोप्लेन के अंदर बड़ी मुश्किल से अपनी जान है वो बचाई थी। सो ही डिड नॉट फील रिग्रेट, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं हो रहा था। रिग्रेट का मतलब पछतावा। टू लैंडेड एंड वॉक अवे फ्रॉम दिस, इसको वहाँ से उतार कर वहाँ से उससे दूर जाने के अंदर किसी प्रकार को पछतावा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके सारे उपकरण पहले से खराब हो चुके थे और बड़ी मुश्किल से उसने क्या बचाई थी? अपनी जान बचाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट नरेटर स्ट्रेंजली, जो कंट्रोल रूम के अंदर महिला थी उसने लेकर की तरफ एक विचित्र भाव से क्यों देखा था? स्ट्रेंजली का मतलब विचित्र भाव से। ठीक है, तो देखो ही वेंट एंड आस्क्ड इन द कंट्रोल सेंटर, वह उस कंट्रोल सेंटर के अंदर गया था और उस महिला से उसको पूछा था वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पर था। एंड वो द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था? आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे क्या बोलना चाहता हूँ? धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट, परंतु उस रात्रि को किसी भी प्रकार का कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। सो सी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली, इसलिए उसने उसकी तरफ बड़े ही विचित्र भाव से देखा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एंड जो एन फ्रैंक की डायरी है चौथा पार्ट है उसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी आ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, क्या डायरी के अंदर लिखना वास्तव में एन फ्रैंक के लिए एक विचित्र अनुभव था? तो देखो यस, हाँ, राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, एन फ्रैंक के लिए डायरी के अंदर लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। बिकॉज क्योंकि सी हैड नॉट रिटन इन अ डायरी इवन बिफोर इट, क्योंकि इससे पहले एन फ्रैंक के अंदर कभी भी है अपनी बातें उस डायरी के अंदर किसी भी डायरी के अंदर नहीं लिखी थी, इसलिए उसको लिए एक विचित्र अनुभव था। ठीक है, आगे देखो, आगे दे रखा है कि वाई डज एन वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एन फ्रैंक के अपने साथ वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? बिकॉज सी हैड नॉट एनी रियली फ्रेंड, क्योंकि एन फ्रैंक का किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक मित्र नहीं था, कोई सच्चा मित्र नहीं था। एंड सी वॉन्ट्स टू टॉक, और वो क्या करना चाहती हैं? बातें करना चाहती हैं। एंड टेल हर सीक्रेट टू समवन, और अपने जो रहस्य है वो किसी को बताना चाहती हैं। वह अपने रहस्य किसी को बताना चाहती है, वो बात करना चाहती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? मित्र नहीं है। सी वॉन्ट्स टू शेयर हर फीलिंग्स टू समवन, वो अपनी मन की भावनाएं किसी के साथ व्यक्त करना चाहती हैं। सो सी वॉन्टेड टू कीप ए डायरी, इसलिए वो क्या रखना चाहती है? अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिड एन थिंक सी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, वो ऐसा क्यों सोचती है कि वह लोगों की बजाय उस डायरी पर ज़्यादा विश्वास कर सकती है? कॉन्फिड का मतलब विश्वास रखना, वो लोगों की बजाय डायरी के अंदर ज़्यादा विश्वास क्यों रख सकती है? देखो इधर, बिकॉज इफ़ वी शेयर आवर सीक्रेट्स टू द पीपल, यदि हम अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य हैं लोगों के सामने शेयर करते हैं, उनके सामने बांटते हैं, देन दे कैन शेयर आवर सीक्रेट्स टू समवन आल्सो टू, तो फिर हमारे जो सीक्रेट्स है वो व्यक्ति किसी और को भी तो बता सकता है, वो आगे और शेयर कर सकता है। बट इफ़ वी शेयर आवर सीक्रेट्स टू द पेपर, यदि हम अपने सीक्रेट से पेपर को बताते हैं, कागज़ को बताते हैं, देन इट डिड नॉट शेयर इट, और वो इसको आगे शेयर नहीं करें, क्योंकि पेपर किसी को बताता नहीं है। ठीक है, एंड टू समवन, किसी व्यक्ति को, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन इन पीपल, क्योंकि पेपर के पास, कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा क्या होता है? धैर्य होता है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है वाई वॉज मिस्टर किजिंग एनॉयड विद एन फ्रैंक, जो मिस्टर किजिंग थे वो एन फ्रैंक के साथ गुस्सा क्यों थे? और वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, और वो उसको क्या करने के लिए कहते हैं? देखो यहाँ दे रखा है बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि एन फ्रैंक ही क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करती थी? बातें करती थी। एंड ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और वो मिस्टर किजिंग उसको क्या करने के लिए देते हैं? एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए देते हैं। टू राइट एन ऐसे, वो भी क्या लिखने के लिए? एक ऐसे लिखने के लिए देती है। वो भी किस पर? ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर है। बातूनी, चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी, बातूनी नामक टॉपिक है, इसके ऊपर वो लेख लिखने के लिए उसको बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर क्या करती थी? बातें करती थी, वो मानती नहीं थी। अगला क्या दे रखा?
अगला दे रखा है कि हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, जो कि एन फ्रैंक है अपनी जो बातूनी वाली बातें हैं किस प्रकार से अपने उस ऐसे के अंदर जस्टिफाई करती है, न्याय संगत ठहराती है कि हाँ मैं एकदम सही हूँ, बात कर रही हूँ तो ये गलत तो नहीं है। ठीक है, सी सेज दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, वो ऐसा कहती हैं क्योंकि बात करना विद्यार्थी का क्या होता है, एक स्वभाव होता है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है स्वभाव, बिहेव, बात करना एक विद्यार्थी का स्वभाव होता है। एंड सी आल्सो सेज, और वो ये भी कहती है सी गॉट दिस ट्रेड फ्रॉम आवर मदर, वो ये भी कहती है कि उसको ये स्वभाव कहाँ से मिला, उसकी माँ से मिला, इनहेरिटेड, विरासत के रूप में मिला, इसलिए वो बातें करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो डज एन राइट इन हर डायरी फर्स्ट ऐसे, वो डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, एन फ्रैंक अपने पहले ऐसे के अंदर क्या लिखती हैं, वो लिखती हैं सी लेफ्ट बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, वह अपने पहले ऐसे के अंदर क्या करती हैं, जो शब्द लिखती हैं उन शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, गैप छोड़ छोड़ के लिखती है। एमलेसली, एमलेसली का मतलब बिना किसी उद्देश्य के अपन कुछ भी लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन को भी ये होता है कि वो पन्ना भरना होता है, और पन्ना भरने के लिए अपन क्या कर देते हैं, उन शब्दों के बीच में गैप छोड़ छोड़ के लिखते हैं ताकि पन्ना आसानी से भर जाए। तो एन फ्रैंक भी ऐसा ही कर रही थी, बट द ट्रिक वॉज कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, परंतु तभी उसके दिमाग के अंदर क्या आया, एक विचार आ गया था, एक विचार आ गया था कि ये कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब कन्विंस करना मतलब समझाना, ये समझाते हुए कि आर्ग्यूमेंट्स, ये तर्क वितर्क वाला, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करना क्यों आवश्यक हो जाता है, ये टॉपिक समझाने के लिए उसके दिमाग के अंदर क्या आता है, एक विचार आता है। सी रोट 3 पेजेज मिस्टर किजिंग हैड, सी रोट द 3 पेजेज मिस्टर किजिंग हैड असाइंड हर, उसने इस प्रकार से जब उसके दिमाग के अंदर विचार आया तो उसने 3 पन्ने भर दिए थे, जो मिस्टर किजिंग ने उसको क्या दिया था, वो प्रोजेक्ट दिया था, वो असाइनमेंट दिया था। दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बात करना विद्यार्थी का क्या होता है, स्वभाव होता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर अगला दे रखा है, पहली पॉइंट दे रखी है डस्ट ऑफ स्नो, उसके ऊपर दे रखा है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यानी जो बर्फ़ की धूल है वो क्या है। एंड व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, और ये कवि किस प्रकार से कहता है उसका मूड, मन है वो परिवर्तित हो गया। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, और उस कवि का मुंह किस प्रकार से, मन है वो किस प्रकार से चेंज होता है। आगे देखो, डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पार्सल ऑफ आइस, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल क्या है, बर्फ़ के छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं। स्मॉल पार्सल ऑफ आइस, यानी बर्फ़, आइस का मतलब क्या था, बर्फ़, और पार्सल का मतलब कण, ये बर्फ़ के छोटे छोटे कण ही क्या है, बर्फ़ की धूल है। हिज मूड है चेंज फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट सैडनेस टू हैप्पीनेस, उसका मन है वो चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, किसमें, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, सैडनेस दुख से, टू हैप्पीनेस, किसके अंदर परिवर्तित, निराशा दुख से उसका मन किस में परिवर्तित हो गया, हैप्पीनेस के अंदर, प्रसन्नता के अंदर उसका मन परिवर्तित हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थिंक द क्रो इज ऑफन मैंसन इन द पोइम्स, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो कौवा है अक्सर है कविताओं के अंदर काम में लिया जाता है उसको। वॉट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग के अंदर क्या विचार आता है, उसके आपके दिमाग के अंदर क्या छवि आती है वो बतानी। ठीक है, स्पैरो नहीं, हम किसी भी कविता को अगर लिखते हैं तो वहाँ पर है अक्सर है कौ का इस्तेमाल बहुत कम होता है, रेयर होता है। वहाँ पर किस प्रकार के पक्षियों का में इस्तेमाल होता है, स्पैरो चिड़िया का, पिकॉक, ईगल, इटिसी, इन सारे पक्षियों का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। बर्ड्स आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, इन सारे पक्षियों का नाम वहाँ पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नो, द क्रो इज नॉट मेंशन इन द पोएम्स ऑफन, कौवे का इस्तेमाल है अक्सर कविताओं में नहीं किया जाता है। द क्रो इज सिंबल ऑफ सैडनेस, क्यों, क्योंकि जो क्रो है वो कौवा है, सिंबल ऑफ सैडनेस, कौवा किसका प्रतीक है, सैडनेस का, दुख का प्रतीक है, सिंबल का मतलब प्रतीक, वो दुख का प्रतीक है। सोरो निराशा, सोरो यानी दुख, सैडनेस यानी एकदम उदासी का प्रतीक है। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा का प्रतीक है। ब्लैक कलर एंड डार्क साइड ऑफ लाइफ यानी काले रंग का और जीवन के वो अंधकारमय को प्रदर्शित करती है, वो कौन, वो कौवा। ठीक है, फिर आगे दे रखा अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनियस प्लांट, हेमलॉक ट्री क्या है कि जहरीला पेड़ है। एंड स्मॉल वाइट फ्लावर, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगली पोइम दे रखी है, अगली पोइम दे रखी है चौथी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसके बारे में दे रखे।
पहला क्वेश्चन दे रखा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड टाइगर, यानी लॉयन एंड टाइगर की क्या लिखनी है, विशेषता लिखनी है। एंड व्हेन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके अनुसार ये किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर आइडेंटिटी किसकी दे रखी है, लॉयन की, एक शेर की विशेषता दे रखी है। इफ़ वी गो टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि हम पूर्व के जंगलों की ओर जाते हैं, बाई चांस का मतलब गलती से, संयोग से अगर हम पूर्व के जंगलों की तरफ अगर चले जाएं, एंड वी सी ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर हम एक पीले भूरे जानवर को क्या करते हैं, देखते हैं, कमिंग टुवर्ड्स अस, और वो हमारी तरफ आगे बढ़ता है। एंड ही रोअर्स एट यू, ही रोअर्स एट अस, और वो हमारे ऊपर क्या करता है, दहाड़ता है। इट मीन्स, इसका मतलब है दिस इज द एशियन लॉयन, और वो कौन सा जानवर है, एशियन लॉयन है, एशियाई शेर है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे जो विशेषता इस पोएम के अंदर दे रखी है वही विशेषता अपने को लिखनी है, एक्स्ट्रा विशेषता नहीं लिखनी है। ठीक है, आगे दे रखा है आइडेंटिटी ऑफ टाइगर, टाइगर की विशेषता लिखनी है। इफ़ वी सी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, यदि हम एक भले जंगली जानवर को देखते हैं, नोबल का मतलब भले, वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर को देखते हैं, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो ग्राउंड, और उसकी पीली खाल पर क्या होती हैं, वो काली धारियाँ होती हैं। यानी ऐसे जानवरों को देखते हैं, ऐसे उदारवादी जानवरों को देखते हैं जिसकी पीली खाल पर काली धारियाँ होती है। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ। एंड ही ईट्स अस, और वो हमें खाता है। इट मीन्स इट इज़ अ बंगाल टाइगर, इसका मतलब क्या है, वो बंगाल टाइगर है। ठीक है, और फिर दे रखा है आइडेंटिटी ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड की विशेषता दे रखी है। इफ़ वी सी ए बीस्ट, यदि हम ऐसे जानवरों को देखते हैं, वूज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जिसकी खाल पर क्या होते हैं, काली मिर्च के समान क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, काले काले धब्बे होते हैं, ऐसे जानवरों को देखते हैं। एंड ही लीव्स ऑन यू, और वो हमारे ऊपर क्या करता है, झपटता है। लीव्स का मतलब झपटता, उछलना। इट मीन्स इट इज़ ए लेपर्ड, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा है, लेपर्ड है। ठीक है, फिर आगे दे रखी है बियर की, अ क्रीचर वो हग्स यू वेरी टाइट वेरी वेरी हार्ड, एक ऐसा जानवर जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से, बहुत ज़्यादा कठोरता से हमें क्या करता है, गले लगाए, गले तो लगाएगा लेकिन वो हमें क्या करेगा, जोर से पकड़ेगा वो हमें। एंड गिव्स अस जस्ट वन मोर केयर्स, और वो हमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करेगा, दुलार करेगा। इट इज़ अ बियर, तो इट मीन्स वो क्या है, वो भालू है। ठीक है, फिर अगली दे रखी है द बॉल पोइम, यानी जो 5 पोइम दे रखी है बॉल पोइम, इसके अंदर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यूम, कवि ऐसा क्यों कहता है कि मैं उसके ऊपर किसी बात को थोपूंगा नहीं। एंड व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, और वो उसको एक नई बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देना चाहता है, पैसे के लिए बात क्यों नहीं रखना चाहता है। तो देखो, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू फोर्स ऑन हिम, क्योंकि वो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना चाहता है। टू डू एनी वर्क, कोई भी कार्य करने के लिए वो उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता है। ही डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, वह उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता दूसरी बॉल खरीदने के लिए। बिकॉज, क्योंकि दैट बॉल वॉज अटैच टू हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वो बॉल किसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके बचपन के साथ जुड़ी हुई थी। एंड द प्राइस ऑफ बॉल इज़ वर्थलेस फॉर हिम, हालांकि उस बॉल की कीमत बिल्कुल क्या थी, नगण्य थी, लेकिन वह बॉल उसके बचपन के साथ जुड़ी थी, इसलिए वो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, यहाँ पर दे रखा है कि इस भौतिक दुनियादारी, भौतिक संसार से क्या मतलब है। यहाँ पर देखो, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी जो दुनियादारी है, भौतिक संसार है, रेफर हियर टू फिजिकल वर्ल्ड, ये किसको इंगित करता है, किसको संकेत करता है, किसके और, फिजिकल वर्ल्ड, यानी ये दुनियादारी की ओर संकेत करता है। इट मीन्स दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दोज पीपल, क्योंकि यहाँ पर यह दुनिया है उन सारे लोगों से भरी हुई है, हु वॉन्ट्स टू अर्न एंड कलेक्ट मनी मोर एंड मोर, जो इस पैसे को बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाना चाहता है। ये पैसे मैं कमा लूँ, वो भी पैसे मैं कमा लूँ, वहाँ से भी पैसे मैं कमा लूँ, इस प्रकार के लोगों से दुनियादारी भरी हुई है। दे कैन बाई एनीथिंग फ्रॉम हिज दिस मनी, क्योंकि वे उस पैसे से क्या खरीद सकते हैं, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे दे रखा है अमांडा वाली पोइम दे रखी, अमांडा वाली पोइम दे रखी है, इसके अंदर दे रखा, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, आपके विचार से अमांडा कितने साल की होगी। एंड हाउ डू यू नो दिस, और आप ये कैसे जानते हैं। देखो,
आई थिंक अमांडा इज ऑलमोस्ट सम 12 to 14 ईयर्स ओल्ड। हमारे विचार से, मेरे विचार से शायद अमांडा कितने साल की हुई होगी, 12 से 14 साल की होगी। बिकॉज हर मदर सेज टू हर, क्योंकि उसकी माँ उसको कहती हैं रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्योंकि अमांडा तुम अपने क्या याद करो, अपने एक्ने। एक्ने का मतलब होता है जो मुहांस होते हैं, अपने मुहांस को याद करो अमांडा। एंड वी नो वेरी वेल, और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं दैट एक्ने कम्स ऑन आवर फेस इन द एज ऑलमोस्ट 12 to 15 ईयर्स। और हमें अच्छी प्रकार जानते हैं कि हमारे मुंह पर जो पिंपल्स होते हैं, मुहांस होते हैं, वो लगभग है 12 से 15 वर्ष की उम्र के बीच आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वाई डज सी वॉन्ट टू बी रेपेंजल। वो रेपेंजल की भांति क्यों बनना चाहती है अमांडा? बिकॉज सी आल्सो वॉन्टेड टू लिव पीसफुल एंड फ्री लाइक रेपेंजल, क्योंकि वो एक शांत और एक आज़ाद जीवन जीना चाहती है, वो भी किसके भांति? रेपेंजल के भांति। ठीक है, इसलिए वो रेपेंजल बनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको ताने मारती रहती है, उसके नुक्ताचीनी करती रहती है, उसकी आलोचना करती रहती है, इसलिए वो परेशान होगी, इसलिए वो रेपेंजल की भांति बनना चाहती हैं। ठीक है, अगला दे रखा है कि वो डज द गर्ल यर्न फॉर। वो लड़की है अमांडा किस चीज़ के लिए लालायित है। एंड वॉट डज दिस पोइम टेल यू अबाउट अमांडा। और ये कहानी है हमें अमांडा के बारे में क्या बताती हैं? द गर्ल यर्न्स फॉर पीसफुल एंड फ्री लाइफ। जो लड़की है अमांडा है, वो किस चीज़ के लिए लालायित है? वो एक शांत और एक स्वतंत्र आज़ाद जीवन के लिए लालायित है। वो चाहती है कि वो एक झलपरी की तरह समुद्र के अंदर है, आज़ाद, एकदम आनंदपूर्वक क्या कर सके, बह सके। सी वॉन्टेड टू रोम इन द स्ट्रीट फ्रीली। वह गलियों के अंदर एकदम आज़ाद घूमना चाहती है। रोम का मतलब होता है घूमना। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अपन इसके आगे पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ओके, जय हिंद।